नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मणिपुर खतरे में, बीजेपी की गठबंधन सरकार बगावत कर 3 विधायक कांग्रेस में शामिल, 6 अन्य विधायक ने वापस लिया सपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सैनिक के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल जवान का बड़ा खुलासा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, कांग्रेस का बीजेपी के रमन सरकार पर बड़ा आरोप का 15 साल के राज में हुआ भ्रष्टाचार। दोस्तों, क्या कुछ है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि क्या जब मणिपुर बीजेपी की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई है, तब क्या कांग्रेस को दावा पेश कर जल्द से जल्द सरकार बनानी चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, मणिपुर में खतरे में बीजेपी की गठबंधन सरकार। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लिए मणिपुर से बुरी खबर है। मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार खतरे में आ गई है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा सत्तारूढ़ दल नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायक ने मंत्री पद छोड़ दिया है और साथ ही एक टीएमसी विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसमें बीजेपी की सरकार अब अल्पमत में आ गई है। मौजूद घटनाक्रम के बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस सियासी संकट के बीच सीएम बीरेन्द्र सिंह की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का फैसला भी हो सकता है। वही कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है। मणिपुर में आज कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है। कांग्रेस ने गुरुवार को गवर्नर से समय मांगा है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह नए नेता होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता निंगोबम भूपेंद्र ने कहा कि मणिपुर में नए सूरज का उदय होगा और उन्हें भरोसा है कि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके इबोबी नए मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के पतन का प्रतीक कई नेताओं ने इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेगी और यह जनता की सरकार होगी। इबोबी ने कहा कि कांग्रेस के पास मौजूदा समय में 27 सदस्य हैं तथा एमपी के 4 सदस्य तथा एक निर्दलीय और एक तृणमूल कांग्रेस विधायक का समर्थन पार्टी को प्राप्त है। इस तरह के 59 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सहयोगियों के साथ 33 सदस्यों को समर्थन हासिल है और उन्होंने कांग्रेस के साथ सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास बहुमत है, क्योंकि भाजपा के सिर्फ 18 सदस्य हैं और उसे 5 अन्य सदस्यों का समर्थन हासिल है। इस तरह से भाजपा के पास 23 सदस्य के समर्थन है। कांग्रेस के 7 सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद भी 26 सदस्य रहेंगे। आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 21 और अन्य पार्टियों को 1-1 सीट मिली थी। मणिपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कांग्रेस का बीजेपी के आरोपों पर पलटवार। कहा, रमन सरकार के 15 साल के राज में हुआ भ्रष्टाचार। जी हां, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कभी बीजेपी कभी कांग्रेस पर बरसती है तो कभी कांग्रेस बीजेपी पर। आज भी कांग्रेस के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के वार पर जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पूर्व बीजेपी सरकार को जमाखोर तक बता डाला। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने 15 साल में जमकर भ्रष्टाचार किया है। कमीशन खोरी उनके सरकार के दौरान आम बात थी, इसलिए वो इसी के बारे में सोच रहे हैं। हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जन संवाद रैली के दौरान आरोप लगाया था कांग्रेस सरकार में लूट मची है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार को ये लगता है कि वो पहली बार और आखिरी बार सरकार में आए हैं, इसलिए जितना लूट सको उतना लूट लो। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, लद्दाख में हमारे वीरों को निहत्थे खतरे में भेजने के लिए कौन जिम्मेदार था? राहुल गांधी ने पूछा है सवाल। जी हां, आपको बता दें, लद्दाख स्थित गालवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल ने कुछ देर पहले कौन जिम्मेदार है कैप्शन लिखते हुए जारी किए गए अपने एक वीडियो में पूछा, भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों? कौन जिम्मेदार है? इससे पहले राहुल गांधी ने एक और वीडियो शेयर करते हुए पूछा कि भारतीय सैनिक निहत्थे क्यों थे। राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि चीन की हिम्मत कैसे हुई कि उसने हमारे निहत्थे सैनिकों की जान ले ली। जान गंवाने वाले हमारे सैनिक निहत्थे क्यों भेजे गए? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार
गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी हमला बोला था। राजनाथ सिंह ने सैनिकों की जान पर संवेदना व्यक्त करते हुए ट्वीट किया था, जिसे रीट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने उनसे 5 सवाल पूछे थे। राहुल गांधी ने लिखा था कि अगर आपको इतना दर्द महसूस हो रहा है तो बताइए कि क्यों आपने ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना को अपमानित किया, क्यों 2 दिन बाद सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं, क्यों रैली को संबोधित कर रहे थे जब एक और जवान शहीद हो रहे थे, क्यों छुपे हुए हैं और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से किया इनकार। जी हां, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता परेश धवानी की याचिका पर आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि हम चुनाव नहीं रोकेंगे। शीर्ष अदालत में इस मामले की 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। दरअसल कांग्रेस नेता परेश धवानी ने पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग को चुनौती दी है। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के पहले गुजरात में सियासी हलचल पूरे जोर पर है। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में उस समय जबरदस्त संकट खड़ा हो गया जब 3 कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इससे पार्टी के दूसरी राज्यसभा सीट जीतने पर सवाल खड़ा हो गया है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 103 विधायक है और उसने 3 उम्मीदवार खड़े किए। विधानसभा की मौजूदा संख्या के हिसाब से एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 34 विधायक चाहिए और इस गणित से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उसके विधायकों को तोड़ रही है। प्रतिपक्ष के नेता परेश धवानी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए राज्य मशीनरी और धन बल का इस्तेमाल कर रही है। धनानी ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें नेपाली संसद ने पास किया भारतीय इलाके वाला विवादित नक्शा। जी आपको बता दें नेपाल के उच्च सदन ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक राष्ट्रीय मानचित्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस नए नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 क्षेत्रों को अपना बताया। पिछले हफ्ते ही इस विधेयक को निचले सदन से मंजूरी मिल गई थी, तब भी सभी 258 सांसदों ने इसे अपना समर्थन दिया था। इससे नई दिल्ली और काठमांडू के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। बिल के समर्थन में 57 वोट जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। नए नक्शे में नेपाल के लिपुलेख, कालापानी, लिप्युधारा को अपना क्षेत्र बताया। नेपाल के निचले सदन में मानचित्र के पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली ने कहा था कि दावों का यह कृत्रिम इजाफा ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों पर आधारित नहीं है और न ही इसका कोई मतलब है। सीमा मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यह हमारी मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले महीने इस विवादित नक्शे को प्रकाशित किया था। उनका कहना था कि नेपाल बातचीत के जरिए भारत द्वारा अधिकृत की गई जमीन को वापस ले लेगा। उनके इस कदम से नेपाल और भारत के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ने की आशंका है। यह विवाद उस समय हुआ था जब काठमांडू ने पिछले महीने नई दिल्ली द्वारा चीनी सीमा पर लिपुलेख तक 80 किलोमीटर की सड़क खोलने का विरोध किया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें भारत चीन सैनिक के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल जवान का बड़ा खुलासा। जी आपको बता दें लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिक के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, वहीं चीन के 40 से ज्यादा जवान या तो मारे गए या घायल हुए। इस हिंसक झड़प में राजस्थान का एक जवान सुरेंद्र सिंह भी घायल हुआ। राजस्थान में अलवर जिले में नौगांव के सुरेंद्र सिंह ने फोन पर अपने परिजनों को झड़प की जानकारी देते हुए बताया कि चीनी सैनिक ने गलवान घाटी से निकल रही नदी किनारे अचानक धोखे से हमला किया। घायल जवान ने बताया कि हिंसक झड़प करीब 5 घंटे तक चली। संघर्ष में भारत के करीब 250 और चीन के 1000 से ज्यादा अधिक जवान थे। उन्होंने बताया कि गलवान घाटी की नदी में करीब फुट गहरे बेहद ठंडे पानी में संघर्ष चलता रहा। जहां यह संघर्ष हुआ उस नदी के किनारे मात्र एक आदमी को ही निकलने की जगह थी, इसलिए भारतीय सैनिकों को संभलने में भारी परेशानी हुई। सोरेन ने बताया कि अब वह स्वस्थ है और लद्दाख के सैनिक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने एक हाथ में फ्रैक्चर और सिर में करीब 1 दर्जन टाके लगे हैं। उन्होंने 5 घंटे 5 फुट गहरे पानी में संघर्ष में सिर में चोट लगने से वो घायल हो गए थे और अन्य सैनिकों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्हें तब तक होश था, उसके बाद उन्हें लद्दाख के हॉस्पिटल में ही करीब 12 घंटे बाद होश आया। उन्होंने बताया कि चीनी सेना ने कांटे लगे डंडों से हमला किया। लद्दाख में ग्लेशियर होने के कारण वहां हथियारों का उपयोग नहीं होता है और लाठी डंडों और पेट्रोलिंग होती है। जिस वक्त यह हमला किया गया उस वक्त भारत के सैनिक कम थे, लेकिन उनमें जज्बा चीनी सैनिकों से लड़ने का पूरा था। आमने सामने होते तो चीन के सैनिकों को धूल चढ़ा देते। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जी आपको बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर एक एडिट वीडियो को साझा करने के लिए दर्ज कराई गई है और उनका कहना है कि इनसे उनकी छवि को धूमिल करने के इरादे से साझा किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने कहा, जैसे मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वैसे ही शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो आगे अदालत का विकल्प खुला है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा की एफआईआर पर मुझ पर और मेरे साथ 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जिस प्रकार उनकी एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हुई है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक वीडियो में एडिटिंग किसने की है न पता चल जाए तब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह 1 साल पुराने वीडियो उस समय का हवाला दे रहे हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी का एक फेक वीडियो शेयर किया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अरे यह का राहुल जी, भाषण में ही सही समय पर किसान कर्ज माफी न करने पर आखिरकार आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल ही दिए। क्या बात है, आप ऐसे महान व्यक्ति है जो बड़े काम चुटकी में कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो वीडियो शेयर किया है वह राहुल गांधी के एक लंबे वीडियो का छोटा सा हिस्सा है। इसमें एडिट करके इस तरह से पेश किया गया ताकि सुनने में ऐसा लगे कि राहुल गांधी मुख्यमंत्री का नाम भूल गए हैं। असल में राहुल गांधी ने कमलनाथ का नाम लिया था, लेकिन उसमें छेड़छाड़ कर ऐसा एडिट किया गया कि वो भूपेश बघेल को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलते सुनाई दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के वीडियो शेयर करते उस चंद मिनटों में 1000 बार रिट्वीट किया गया। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े लोगों ने इसे शेयर कर कई बड़े बातें लिखी थी। इस बात का मजाक बनाया गया था कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं पता है। उसी वीडियो और शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट को लेकर दिग्विजय सिंह थाने में एक एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। इस पर बीजेपी का कहना है कि 1 साल बाद इस मामले की याद आई। दिग्विजय के आरोपों में कितनी सच्चाई है इस पर पड़ताल पुलिस करेगी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें मोदी सरकार पर हमलावर कांग्रेस। पूछा, क्या चीन की मंशा समझने में हुई चूक? जी हां, आपको बता दें चीनी सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत से देश गुस्से में और कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता केपी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज जब पूरा देश हमारे वीर सैन्य अफसरों और सैनिकों की शहादत पर श्रद्धांजलि दे रहा तो स्वाभाविक तौर से देशवासियों के मन में अत्यंत पीड़ा भी है और आक्रोश भी और गुस्सा भी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अब यह साफ है कि चीन ने अक्षम्य अपराध किया है। चीन सैनिकों ने राइफल की संगीन, लोहे की राड, कटीली बाढ़ वाली लाठियों, डंडों व अन्य हथियारों से जानबूझकर हमारे जाबाज सैन्य अधिकारियों और सैनिकों पर हमला किया। यह सोचकर कांप उठता है कि जिस निर्दयता और निर्ममपुरता तरीके से हमला किया गया। केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह सबसे अधिक आवेशित करने वाली, नामंजूर व तकलीफदेह बात है। आज हर मन में वेदना व हर जुबान पर भारी रोष है। पूरे देश को न केवल इस बात की नाकाबिल बर्दाश्त पीड़ा है कि रणबांकुरों की निर्ममता पूर्वक शहादत हुई है, साथ ही गुस्सा भी है कि उन्हें चीन से निहत्थे लोहा लेने के लिए क्यों भेजा गया। कांग्रेस नेताओं ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश को जवाब देंगे, हमारे जांबाज सैन्य अधिकारी व सैनिकों को दुश्मन के पास निहत्थे क्यों भेजा गया? किस हुक्मरान ने हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को आदेश दिया? क्या चीन की मंशा समझने में भारी चूक केंद्रीय सरकार व उनके नेतृत्व की घोर विफलता का प्रतीक नहीं है? कांग्रेस ने पूछा कि जब हमारे सैन्य अधिकारी व सैनिकों को बगैर हथियार भेजा जा रहा था तो आर्मी प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद बैकअप फोर्स क्यों उपलब्ध नहीं थी? यदि बैकअप फोर्स थी तो उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? चीन के षड्यंत्रकारी हमले के बारे में पहले से जानकारी या सूचना सरकार के पास क्यों नहीं थी?